1947 2021 75 साल एक इंसान की ज़िंदगी के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन एक मुल्क के लिए, एक समुदाय के लिए 75 वर्ष शायद कुछ भी नहीं है। एक समाज के तौर पर हम सदियों की यात्रा करके एक शक्ल अख्तियार करते हैं। इस यात्रा में हम गलतियां करते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं, फिर खड़े होते हैं और आगे चलते हैं। ऐसा नहीं कि रास्ता बना हुआ होता है। ये बहुत दिलचस्प बात है कि लोग जब चलते हैं तो उनके चलने से रास्ता बनता है, और लोग चलते हैं तो एक दूसरे का साथ भी बनाते हुए चलते हैं। यह नहीं है कि हमें पहले से मालूम होता है कि हमारा काफ़िला क्या है। चलने के दरमियान हमें काफ़िला बनाना पड़ता है। जिसे हम राष्ट्र कहते हैं, वह कुछ इन्हीं सब चीज़ों की मिली जुली एक कैफियत है, यानी एक ख़याल चलने का, साथ चलने का, रास्ता बनाने का, एक मंजिल का तसव्वुर, एक मंजिल का सपना, लेकिन साथ ही इसका एहसास कि हम जो बतौर इंसान इस यात्रा में शामिल हैं, हम शायद उस मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इससे हमारे भीतर निराशा नहीं भरती, महत्वाकांक्षा जगती है। हमने मंजिल ऐसी चुनी है जो बहुत ऊंची है। हमने अपने जो आदर्श चुने हैं वो बहुत ऊंचे हैं, और इसलिए यात्रा पर चलने का उत्साह भी बहुत अधिक है। अगर हम अपने सामने क्षुद्र और छोटे इरादे रखें, सामने हमारी मंजिल छोटे इरादों से बनी हुई हो, तो हमारी यात्रा का महत्व भी नहीं रहता है। इसलिए जानते हुए भी कि यह यात्रा हमारे बाद भी चलती रहेगी, इसमें शामिल होने का, इस यात्रा में कुछ योगदान करने का हौसला बना रहता है। 1947 के बाद 74 साल गुजर गए हैं और हम 75वें साल में हैं, जिसे कहते हैं आज़ाद भारत या आज़ाद हिंदुस्तान का 75वां साल। यह कैसा है, इसमें रहने का एहसास कैसा है? अगर ईमानदारी से बात करें तो हमें यह कहना पड़ेगा कि बहुत सुख से भरा हुआ नहीं है। बहुत तकलीफ़, बहुत उलझन, बहुत परेशानी, दुविधा, निराशा और हताशा। इसलिए कि 1947 में हमारे पूर्वजों ने जो स्वप्न देखा था, जिस स्वप्न के साथ यात्रा शुरू की थी, आज ऐसा लगता है कि हम जो उनके उत्तराधिकारी हैं और उनका उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं, हम उतने बड़े सपने नहीं देख पाते। हमने अपने आप को संकीर्णताओं में कैद कर लिया है, और हम और ज़्यादा अपने दायरों को सकरा करते जा रहे हैं। 1947 में इरादा विस्तार का था, विस्तार को और अधिक विस्तार देने का था, नई दोस्तियां बनाने का था, नई मित्रताएं बनाने का था, नए खुलेपन का था। 75 साल बाद ऐसा लगता है कि हम दुश्मन बनाने में ज़्यादा यकीन करते हैं। हम दुश्मन खड़े करते हैं और दुश्मनों पर वार करना चाहते हैं, काल्पनिक ढंग से और वास्तविक ढंग से, और उसमें हमें खुशी मिलती है। ज़ाहिरा तौर पर एक समाज के रूप में या एक समुदाय के रूप में ये बहुत अच्छा ख्याल नहीं है जो हमें हो रहा है। तो हम एक बार याद कर सकते हैं कि 1947 में या उसके पहले जिस भारत की कल्पना की गई थी, वह किस किस्म का था, या वे आदर्श किस किस्म के थे, जिन आदर्शों को हासिल करने का नाम ही भारत था। और वे आदर्श हमें कहाँ मिलते हैं? उन्हें अगर हम खोजने जाएं तो एक किताब है जिसे भारत का संविधान कहते हैं, उसकी प्रस्तावना में वे आदर्श मिल जाते हैं, वे महत्वाकांक्षाएं मिल जाती हैं।
और वह क्या है? बहुत सादे तरीके से कहा गया है, हम भारत के लोग क्या हासिल करना चाहते हैं। हर तरह की आज़ादी, हर तरह की बराबरी, हर तरह का इंसाफ, हर तरह का, एक ही तरह का नहीं। सिर्फ यह आज़ादी नहीं कि मैं कैसा दिखूं, या आज़ादी भी कि मैं अपने ढंग से सोच सकूं, या आज़ादी कि मैं जो सोच सकूं उसे व्यक्त भी कर सकूं, और उसके बाद भी मैं आज़ाद रह सकूं, और उसके पहले भी आज़ाद रह सकूं। और हर तरह की बराबरी, वो समाजी बराबरी होगी, वो जेंडर के आधार पर बराबरी होगी, वो आर्थिक विभेद होते हुए भी बराबरी होगी, और इंसाफ भी हर तरह का इंसाफ। लेकिन जब हम इन्हें हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वह है एक दूसरे के साथ एकजुटता। संविधान की प्रस्तावना में जिसे कहा गया बंधुत्व, अंग्रेज़ी में कहा गया फ्रैटर्निटी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास बेहतर शब्द नहीं था। फ्रैटर्निटी भाईचारा है। जाहिर है इससे लड़कियां शायद बाहर, इस शब्द से बाहर हो जाएं, लेकिन इसकी आत्मा को समझना चाहिए। आत्मा आखिरकार बंधुत्व की है, एकजुटता की है। अब हम ये जानते हैं कि यह दुनिया सिर्फ मर्दों और औरतों की नहीं है, और भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो खुद को मर्द और औरत नहीं कहना चाहते, और हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। तो जिस बंधुत्व या एकजुटता की बात हो रही है उसमें इन सारे लोगों की शिरकत है। बिना इस एकजुटता के और बिना इस बंधुत्व के किसी के लिए न तो इंसाफ हासिल किया जा सकता है, न बराबरी हासिल की जा सकती है, और न किसी की आज़ादी निश्चित की जा सकती है। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही एक दूसरी बात जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक भजन के रूप में गांधी ने हिंदुस्तान के लोगों को समझाने की कोशिश की, और वह थी वैष्णव जन की बात, यानी एक वैष्णव जन की खोज जो दूसरों की पीड़ा जानता है। संविधान की प्रस्तावना को अगर हम पढ़ें, जिसमें हम उस यात्रा को के बारे में समझते हैं, जो यात्रा दरअसल आज़ादी, बराबरी और इंसाफ को हासिल करने की यात्रा है, और वह यात्रा बिना एकजुटता के, सबकी एकजुटता के मुमकिन नहीं हो सकती। वह यात्रा साथ ही एक वैष्णव जन के सृजन या निर्माण की यात्रा भी है। और यह वैष्णव जन वह है जो दूसरों की पीड़ा जानता है। और ये शब्द अपने आप में बहुत मानीखेज हैं। दूसरा, वैष्णव जन, आज़ादी, बराबरी, इंसाफ, एकजुटता, दोस्ती, बंधुत्व। दूसरा यानी जो मुझसे अलग हो, मैं जो नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं जो खुद को दूसरे की शक्ल में देखता हूँ या दूसरे की आँख में देखता हूँ। तो एक तरह से मेरे होने के लिए दूसरे का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे के हुए बिना मुझे अपने वजूद का पता नहीं चलता। लेकिन जब मैं दूसरे की बात करता हूँ तो क्या मैं परायेपन की बात करता हूँ, और मैं यह कहता हूँ कि उस दूसरे को अलग किए बिना मेरा अस्तित्व नहीं रह सकता? मैं जब दूसरे की पीड़ा जानने की बात करता हूँ तो क्या मैं दूसरा हो जाना चाहता हूँ? और हम ये जानते हैं कि यह नामुमकिन है, यानी मैं कभी भी दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए यह झूठ या धोखा नहीं देना चाहिए कि मैं दूसरा हो जाऊंगा। नहीं, मुझे यह ताकत अपने भीतर पैदा करनी है कि मैं दूसरे की तकलीफ़, दूसरे का दर्द, दूसरे के भीतर की भावना को महसूस कर सकूं। एक लालच यह होता है जो अक्सर हम लोग कहते हैं कि मैं दूसरे को अपना लेना चाहता हूं। नहीं, यहाँ अपनाने की बात नहीं है। दूसरे को अपनाने में दूसरा प्रलोभन यह है कि मैं
उसे अपने में मिला लेना चाहता हूँ और इस तरह मैं दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त कर देना चाहता हूँ। तो मैं बोलता तो यह हूँ कि मैं आपको खुद में मिला लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे भीतर जो इच्छा है जिसे मैं व्यक्त नहीं करता कि मैं आपको समाप्त कर देना चाहता हूँ, यानी मैं आपको अपने भीतर विलीन कर लेना चाहता हूँ। गांधी जो कह रहे हैं वह अलग है। वह यह कि आप दूसरे का अस्तित्व विलीन करने की बात नहीं करेंगे, आपके और उसके बीच एक दूरी बनी रहेगी और एक तनाव भी बना रहेगा, लेकिन आप में यह ताकत होगी कि आप उसको महसूस कर सकें, उसकी इच्छाओं को जानने की कोशिश कर सकें, उसकी तकलीफ़ को जानने की कोशिश कर सकें, उसकी आशाओं में आपकी साझेदारी हो सके। इस तरह एक वैष्णव जन का निर्माण होता है। तो यह सफ़र जो हिंदुस्तान का सफ़र था, और यह कहना शायद ठीक है कि यह 1947 के 15 अगस्त से एक नए दौर में पहुंचा, लेकिन यह सफ़र उसके पहले से चल रहा था। आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि आखिर हम किस किस्म का समाज बनना चाहते हैं, बहुत सारे विचार एक दूसरे में से टकरा रहे थे, और उन विचारों में जो विचार सबसे ऊपर आया उसे हम गांधी का विचार कहते हैं, और इसीलिए भारत का नाम गांधी के साथ जुड़ गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के विचार में और लोगों की कल्पना शामिल नहीं है। आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते पेरियार स्वामी के बिना, आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते रमाबाई के बिना, आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते सावित्रीबाई फुले के बिना, आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते गोपाल कृष्ण गोखले के बिना, यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना के बिना आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते, इकबाल के बिना नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर के बिना नहीं, सरोजनी नायडू के बिना नहीं, इन सब के बिना, जयपाल सिंह मुंडा के बिना या बिरसा मुंडा के बिना आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जिस एक व्यक्ति ने जीने का एक नया तरीका प्रस्तावित किया, और वह नया तरीका यानी सबसे आधुनिक तरीका प्रस्तावित किया, वो गांधी ही थे। यह आधुनिक तरीका जनतांत्रिक तरीका था, और इसलिए यह पिछले तरीकों से नया था। जिसे हम जनतांत्रिक तरीका कहते हैं, उसकी बुनियाद क्या है? गांधी ने यह कहा कि अंग्रेज़ों से आज़ादी का मतलब स्वराज होगा। स्वराज का क्या मतलब होगा? स्व का राज। हम इसके पहले वैष्णव जन की बात कराए हैं, तो जाहिर है यह वैष्णव जन का स्व है। वैष्णव जन की परिभाषा हमने की है एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी व्यक्ति जो दूसरों की तकलीफ़ को समझती हो या समझता हो और उसमें शिरकत करना चाहती हो। अगर हम हिंदी के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करें तो वह कहते हैं कि आदमी तो वही है जो दूसरों की पुकार सुनकर दौड़ पड़ता है। जो दूसरों की पुकार सुनकर दौड़ नहीं पड़ता या जिसे दूसरों की पुकार सुनाई ही नहीं पड़ती, वह किस किस्म का आदमी है? ये दोनों चीज़ें एक हैं, यानी मुक्तिबोध जो कह रहे हैं और गांधी जो कह रहे हैं, वह दोनों एक ही हैं। तो वैष्णव जन, और यह वैष्णव जन का स्व है। लेकिन गांधी कहते हैं कि मैं जिस स्वराज की बात कर रहा हूँ वह पूरी तरह से मेरे स्व का राज होगा, यानी मेरा स्व, मेरा आत्म सबसे ऊपर है। मैं किसी की बनाई सत्ता नहीं हूँ। इस राष्ट्र की मिल्कियत मेरे ऊपर नहीं है, इस राज्य की मिल्कियत मेरे ऊपर नहीं है, इसने मुझे पैदा नहीं किया है, मैं इसकी कृति नहीं हूँ, बल्कि यह राज्य मेरी कृति है और यह राष्ट्र भी मेरी कल्पना है। इसलिए मेरा अधिकार इन पर है। यह नहीं कह सकते कि मैं इनके अधीन हूँ। यानी अगर प्रभुता किसी की है या संप्रभुता किसी की है तो वह स्व की है। और जनतंत्र में, और इसलिए गांधी ने जो प्रस्ताव किया उसके मुताबिक सबसे ऊपर व्यक्ति है। समाज की, राष्ट्र की, राज्य की बुनियादी इकाई व्यक्ति है। गांधी ने यह कहा कि मैं व्यक्ति को इतना अधिकार देना चाहता हूँ
कि वह कोई भी कल्पना कर सके, किसी भी तरह की कल्पना कर सके अपने लिए, और उस पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो। और स्वराज का अर्थ यह भी होगा, और गांधी इसमें बहुत स्पष्ट थे, कि मुझे इसका अधिकार होना चाहिए कि मैं जिस बात को सर्वोच्च सत्ता भी अगर कुछ ऐसा कर रही है जिसे मैं नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से या किसी और तरीके से गलत मानता हूं, मैं उस बात का विरोध कर सकूं। यानी स्वराज का मतलब है अपनी नैतिकता के अनुसार जो भी सर्वोच्च सत्ता है उसका प्रतिरोध करने का अधिकार। अगर यह अधिकार मुझसे ले लिया जाता है और यह कहा जाता है कि मैं स्वराज में हूं, तो मैं जानता हूं कि मुझसे झूठ बोला जा रहा है। तो एक ही साथ इन तीनों चीज़ों को रख कर देखने की ज़रूरत है कि क्या वैष्णव जन की यात्रा या भारतीय जन के वैष्णव जन में बदलने की यह यात्रा सही रास्ते पर है? क्या हम वैष्णव जन या वैष्णव जनत्व हासिल कर पा रहे हैं? दूसरा, आज़ादी, बराबरी और इंसाफ के रास्ते पर क्या हम चल रहे हैं, और हम सारी आज़ादियों को, सारी बराबरियों को और सारे इंसाफों को समझ पा रहे हैं, और क्या हम उनको हासिल करना चाहते हैं? और तीसरा, कि क्या हमारा सर्वोच्च मूल्य बंधुत्व का मूल्य है? यह इस बात की बार बार जांच करना हमारे लिए आवश्यक है। यह हर राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है और हमारे लिए भी है, और 75वें साल में तो और भी ज़्यादा है। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं और जब आप तक ये बात पहुंचेगी तब हो सकता है एक अंतराल हो चुका हो, लेकिन ये बात करते समय मैं भूल नहीं पाता हूँ कि अभी 3 रोज़ पहले असम में वहाँ के किसानों को बेदखल करने के लिए असम की पुलिस ने जिस तरह गोलियां चलाईं, और उसमें एक शख्स जो अपने घर को तोड़े जाते हुए देखते हुए बदहवासी में एक लाठी लेकर दौड़ता है और उसे छाती पर गोली मारकर गिरा दिया जाता है, और उसके बाद पुलिस उस पर टूट पड़ती है, और फिर पुलिस का फोटोग्राफर उस गिरे हुए व्यक्ति की छाती पर कूदता है बार बार। यह तस्वीर आंखों से हिलती नहीं है। यानी हम जिस सफ़र की बात कर रहे हैं उसके रास्ते में यह तस्वीर है। उस तस्वीर को सामने रखकर हमें यह सवाल खुद से करना है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं या हम रास्ता भटक गए हैं? हमने जो महत्वाकांक्षा पाली थी, क्या हम उसके योग्य रह गए हैं? क्या हम उसके पात्र रह गए हैं? या हमने अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ दी है और हम एक बहुत क्षुद्र दायरे में घिर गए हैं? और वह क्षुद्र दायरा क्या है कि हमने अपनी पहचान एक बहुत संकीर्ण तरीके से की है और दूसरों से रिश्ता बनाने की अपनी इच्छा बिल्कुल छोड़ दी है, और दूसरों को अपना मित्र बनाने की जगह हम ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन पैदा करने में सुख लेने लगे हैं। क्या हम उस दिशा में आगे जा रहे हैं? यह सवाल हमें करना बहुत ज़रूरी है, और यह सवाल करते समय हमें दुनिया में दूसरी जगह भी आंख उठाकर देखने की ज़रूरत है। मसलन अभी कनाडा में चुनाव हुए हैं और कनाडा में दोबारा जस्टिन ट्रूडो बहुमत लेकर आए हैं। पूर्ण बहुमत उनको नहीं मिल सका है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार बने, इसमें उनकी मदद कौन कर रहा है? लोग कह रहे हैं कि शायद जस्टिन ट्रूडो की सरकार बनने में जो निर्णायक होंगे वो एक सिख हैं, यानी भारतीय मूल के सिख। कहाँ भारतीय मूल का सिख और कहाँ सुदूर कनाडा में, जो कि ईसाई मत को मानने वालों का देश है, बहुमत उनका है, श्वेत लोगों का देश है, वहाँ एक अश्वेत सिख गैर ईसाई वहाँ की सरकार बनाने में निर्णायक हो। कनाडा की यात्रा और भारत की यात्रा
में कौन सी यात्रा ज़्यादा आकर्षक दिखलाई पड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि कनाडा की यात्रा में कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है, और इसकी बात वहीं के लोग बार बार करते हैं। कनाडा ने स्थानीय आबादियों के साथ जो व्यवहार किया उस पर लगातार समीक्षा कनाडा में चल रही है। लेकिन कनाडा से नज़र हटाकर अगर आप अमेरिका को देखें और यह देखें कि अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची कुर्सी यानी उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर कौन है, कमला हैरिस, एक भारतीय मूल, दक्षिण एशियाई मूल, अश्वेत मूल की औरत, वह आज अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची कुर्सी पर है और हो सकता है अगली बार वह अमेरिका की सबसे ऊंची कुर्सी पर हो। और अगर आप अमेरिका की सरकार को देखें, उसके उच्च पदों को देखें, तो आप ये देखेंगे कि उन उच्च पदों पर दक्षिण एशियाई हैं, हिंदू हैं, हिस्पैनिक लोग हैं, अनेक मूल के लोग हैं जो पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी के अमेरिकी हैं, यानी जो ना तो ईसाई हैं ना जो श्वेत हैं। और उसी तरह आप एक तीसरे मुल्क को देखें जिसका नाम है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, जो 1947 के पहले तक जिसने भारत को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था, जो श्वेत श्रेष्ठतावाद से ग्रस्त था, जिसकी यह समझ थी कि वह भारत को दरअसल सभ्य बनाने आया है, भारत की आबादियों को। आज ग्रेट ब्रिटेन का वित्त मंत्रालय कौन संभाल रहा है, और ग्रेट ब्रिटेन का गृह मंत्रालय कौन संभाल रहा है, और ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी की देखभाल कौन कर रहा है। राजधानी की देखभाल करने वाला एक पाकिस्तानी मूल का दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति, वित्त मंत्रालय संभालने वाला भारतीय मूल का ऋषि सुनाक, और गृह मंत्रालय संभालने वाली पुनः भारतीय मूल की प्रीति पटेल। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप तीनों देशों को देखें। एक ऐसा देश जो यह दावा करता है कि उसका तो मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, वह तो दुनिया के हर तरह के लोगों को अपने यहाँ जगह देता है और बराबरी की जगह देता है, और दरअसल वह सहिष्णुता पर आधारित देश है। वह देश जो यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक विदेशी मूल की औरत प्रधानमंत्री बने। वह देश जो अब मुसलमानों को न तो मुख्यमंत्री बनने दे सकता है न प्रधानमंत्री बनने दे सकता है। उस देश की यात्रा के रास्ते में ज़्यादा रोशनी है या ब्रिटेन की यात्रा में, या कनाडा की यात्रा में, या अमेरिका की यात्रा में ज़्यादा रोशनी दिखलाई पड़ती है। या न्यूजीलैंड की, जहां मस्जिदों के बाहर जब धमाके हुए तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज में शिरकत की और न्यूजीलैंड के टेलीविज़न पर कुरान की आयत सुनाई पड़ी। उन्होंने मुसलमान औरतों के साथ अपनी एकजुटता दिखलाने के लिए सर पे दुपट्टा रखा। या कनाडा, जहां हाल में एक गाड़ी चलाते हुए 20 साल के श्वेत ईसाई लड़के ने एक पाकिस्तानी मूल के परिवार पर गाड़ी चला दी और 4 लोग मारे गए, और उसके बाद कनाडा ने राष्ट्रीय शोक मनाया। जो लोग मारे गए थे उन्हें कनाडा के राष्ट्रीय झंडे में लपेटा गया। कनाडा के प्रधानमंत्री शोक व्यक्त करने वहाँ पहुँचे। कनाडा की संसद ने विशेष सत्र किया, विशेष सत्र करके जो मारे गए थे उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की, और यह कहा कि हमें यह पहचानना चाहिए कि हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत जन्म ले रही है। सारे दलों ने मिलकर कहा कि हमें उसका मुकाबला करना है। न्यूजीलैंड जैसा साहस, कनाडा जैसा साहस और खुलापन, उदारता, लोगों को अपने भीतर शामिल करना, या जर्मनी की तरह जिसकी प्रमुख मर्केल ने कहा कि उनका दरवाज़ा खुला हुआ है अप्रवासियों के लिए, उनकी तरह, या हम जो अपने आप को और सिकोड़ते जा रहे हैं, जो इसी देश के लोगों को कहते हैं कि ये बाहर के हैं,
घुसपैठिए हैं और उन्हीं पर हमला करते हैं और ये कहते हैं कि वे यहाँ फल नहीं बेच सकते, वे यहाँ चूड़ी नहीं बेच सकते, वे यहाँ व्यापार नहीं कर सकते, वे यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते, वे यहाँ मकान नहीं खरीद सकते, वे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। पूरी दुनिया के आगे 75 साल के सफ़र के बाद हिंदुस्तान की तस्वीर क्या एक सर ऊंचा किए हुए ऊंचे इरादों वाले मुल्क की तस्वीर है या दलदल में धंस रहे मुल्क की तस्वीर है? ईमानदारी से हमें इस बात पर विचार करना है। जैसा मैंने कहा, हम लौट कर उस प्रश्न पर जाएं कि क्या हम अधिक वैष्णव जन बन पाए हैं? क्या हम आज़ादी, इंसाफ, बराबरी को अधिक अच्छे ढंग से समझ पाए हैं? और क्या हमने अधिक दोस्तियां कायम की हैं, एकजुटताएं, या हमने अपने आप को छोटे छोटे दायरों में बांध लिया है? ये सवाल अप्रिय हैं, लेकिन इन सवालों को किए बिना आगे के कदम उठाना बहुत मुश्किल होगा, और अगर हम कदम उठाएंगे तो शायद गलत रास्ते पर ही चलेंगे। यह तय हमें करना है कि हम एक महत्वाकांक्षी समाज के रूप में जाने जाएं या हम एक क्षुद्र समाज के रूप में जाने जाएं। जवाब हमें देना है।